Good morning, dear students. I am Professor Harsh Patidar, Department of Mechanical Engineering, District College, भोपाल। हम लोग पिछली कुछ क्लासेस से डिस्कस कर रहे थे हमारा नया सब्जेक्ट जिसको हम बोल रहे हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन। ब्रीफली हम समझते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। मैंने एक दिन आपको वाइब्रेशन की रोड मैप बताया था, अलग अलग सब्जेक्ट से कैसे मैं वाइब्रेशन तक पहुंचा। उसके बाद मैंने हार्मोनिक मोशन के बारे में बताया था, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज बताई थी जिसमें मैंने साइकिल टाइम ले लिया था, एम्पलीट्यूड ले लिया था, कैसे हम हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ एक क्लास में मैंने एडिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन का डेरिवेशन भी कर लिया। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे पता चला कि वाइब्रेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक रिलेशन है। मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही वाइब्रेशन बोल सकता हूं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी सिस्टम में सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जिसको मैं वाइब्रेशन बोल रहा हूं। आगे चल के मुझे पता चलेगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अलावा भी कुछ टाइप के मोशन होते हैं जिनको मैं वाइब्रेशन बोलता हूं। बट एज पर आवर बैचलर्स डिग्री स्टडी सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टडी ही हमें करनी है। आगे ट्रांजिएंट वाइब्रेशन और अलग टाइप के वाइब्रेशन होंगे, उसमें देखिए। उसके बाद एक क्लास में हमने एलिमेंट ऑफ वाइब्रेशन समझा कि किसी भी फिजिकल सिस्टम को अगर मुझे वाइब्रेटरी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है या उसे वाइब्रेशन की एनालिसिस करना है उस पर्टिकुलर सिस्टम में, तो मुझे किस किस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और फिर मैंने समझा था कि वो एक तरीके का एलिमेंट नहीं है, वो प्रॉपर्टीज हैं। जैसे इनिशियली जब मैं रोड मैप पे काम कर रहा था तो मुझे पता चला इलास्टिसिटी इज द मेन कॉज ऑफ वाइब्रेशन। इलास्टिसिटी इज द मेन कॉज ऑफ वाइब्रेशन विद इन द मटेरियल। किसी सिस्टम में अनबैलेंस फोर्स इज द मेन कॉज ऑफ वाइब्रेशन, ये मुझे समझ में आ गया। पर किसी भी सिस्टम को मैं वाइब्रेटरी सिस्टम कैसे मानूं, उसकी स्टडी कैसे करूं, उसके लिए मुझे 4 एलिमेंट चाहिए थे जो मैंने लास्ट क्लास में देख लिया था। दैट इज स्प्रिंग, डैम्पर, मास एंड एक्साइटेशन फोर्स, जिसको एक में एलिमेंट मान। इसके बाद में आगे चला तो मुझे पता चला टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन में मैंने देख लिया था फ्री वाइब्रेशंस किसको कहते हैं, फोर्स वाइब्रेशन किसको कहते हैं, डैम्प्ड और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन किसको कहते हैं। दे आर बेस्ड ऑन देयर एलिमेंट्स। एक टाइप का वाइब्रेशन मैंने ऐसे डिसाइड किया। यहां पर मैंने देखा था कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जब मैंने सिस्टम को इनिशियली डिस्प्लेसमेंट दिया। अरे अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो गया। पहले मैं बोल रहा था कि सिस्टम को डिस्टर्ब करना, अब मैं बोल रहा हूं कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देना। दोनों एक ही चीज है, क्योंकि मैं सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा हूं, उसकी स्टडी इन टर्म्स ऑफ मोशन कर रहा हूं। इसलिए मैं इस जगह ये भी यूज कर सकता हूं कि जो मैंने अनबैलेंस फोर्स जिस सिस्टम के लिए यूज किया है, जिसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है, उसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि व्हेन मैंने सिस्टम को इनिशियली डिस्प्लेसमेंट दिया। जैसे ही मैंने सिस्टम को इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया, सिस्टम में कुछ मोशंस जनरेट हुए जिसको मैं वाइब्रेशन बोल रहा हूं। उसके हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट कैसे बिहेव करेंगे ये मैं आज की क्लास में देखूंगा। ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या थी कि जब भी मैं किसी सिस्टम को इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, उसके बाद उस फोर्स का कोई भी मीनिंग नहीं है, उसके मैग्नीट्यूड का कोई भी मीनिंग नहीं है, तो जो वाइब्रेशन सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा उनको मैं फ्री वाइब्रेशन बोलूंगा, और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो वाइब्रेट करेंगे उसको मैं बोलूंगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी फ्री एंड डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, मैं उसका कैलकुलेशन करूंगा। अब पहले मैं देख सकता हूं कि मेरे पास 3 कंपोनेंट सर ने बता दिए हैं, स्प्रिंग, मास, डैम्पर। इनके साथ हो क्या रहा वो देख लेता हूं, जो पूरी वाइब्रेशन में मुझे इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरी की पूरी थ्योरी को एक साथ ले लेता हूं, फिर मैं किसी वाइब्रेटरी सिस्टम में कैसे उसे इंप्लीमेंट करता हूं वो देखूंगा। जैसे पहला सिस्टम है, मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल मास। ठीक है, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसकी यूनिट क्या होगी, केजी। सबसे पहले तो मास है, केजी है। ठीक है, इस मास के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि मास एक इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है और मोशन में इस मास को ही दे रहा हूं। अगर मोशन है इसका मतलब इसके साथ जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक
एनर्जी। तो जो मास के साथ एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ mv स्क्वायर, एंड v को लिख सकता हूं हाफ mx डॉट स्क्वायर। हियर x डॉट इज वेलोसिटी, जैसे मैंने हार्मोनिक मोशन के टाइम पे देखा था, x इज डिस्प्लेसमेंट, x डॉट इज वेलोसिटी एंड x डबल डॉट इज एक्सेलरेशन। सो मास के साथ जो एनर्जी होगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब सर एनर्जी पे पहुंच गए हैं, अभी हम समझेंगे कि एनर्जी क्यों आ रही है। तो मास के साथ क्या हो गया, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और मास के साथ जो फोर्स होगा, मास के साथ जो फोर्स होगा दैट इज इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स। तो एनर्जी मास के साथ, काइनेटिक एनर्जी हाफ mx डॉट स्क्वायर, फोर्स कौन सा होगा, इनर्शिया फोर्स, और इसकी वैल्यू होगी दैट इज mx डबल डॉट, क्या होगी, mx डबल डॉट। काइनेटिक एनर्जी हाफ mx डॉट स्क्वायर एंड इनर्शिया फोर्स इज mx डबल डॉट। समझते हैं इनर्शिया फोर्स क्या होता है, इसको अभी चलिए आगे समझाता हूं। फिलहाल सिर्फ हम एक जगह देख लेते हैं कि मास के साथ एनर्जी होगी हाफ mx डॉट स्क्वायर, फोर्स होगा दैट इज mx डबल डॉट। ठीक है, अब दूसरा कंपोनेंट कौन सा है मेरा, द सेकेंड वन इज स्प्रिंग, सेकेंड इज स्प्रिंग। ठीक है, तो स्प्रिंग को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसकी स्टिफनेस K से, और K की यूनिट है न्यूटन पर मीटर। जैसा मैंने डेफिनेशन बताया था कि डिफ्लेक्शन जो बताया था ना अभी इसमें स्प्रिंग के टाइम में, स्टिफनेस की डेफिनेशन मैंने क्लियर की थी, फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर। दैट K रिप्रेजेंट स्टिफनेस, K रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, स्टिफनेस। ठीक है, और मैं बोलता हूं स्प्रिंग शुड बी स्टिफ इनफ, तो स्टिफनेस क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर में। नाउ अब स्प्रिंग के साथ जो एनर्जी होगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। हम शुरू बचपन से सुनते आ रहे हैं स्प्रिंग इज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, तो स्प्रिंग के साथ जो एनर्जी होगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब भी हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी सुना और क्या लगा देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है, बट यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दैट इज हाफ kx स्क्वायर। ये मैं बताऊंगा, इसका डेरिवेशन है छोटा सा, क्योंकि जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होती है, वर्क डन निकालते हैं फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से x के लिए, तो क्या आता है हाफ kx स्क्वायर। इसका छोटा सा डेरिवेशन है, मैं कर रहा हूं। तो स्प्रिंग के साथ पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ kx स्क्वायर, x इज डिस्प्लेसमेंट, और जो फोर्स होगा स्प्रिंग के साथ होगा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के साथ होगा स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं Fs दैट इज इक्वल्स टू kx। वही चीज है, K इज स्टिफनेस, x इज डिस्प्लेसमेंट, Fx इज स्प्रिंग फोर्स। जैसे ही x को नीचे लाया तो स्टिफनेस, फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो स्प्रिंग फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय Fs एंड इट इज पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ mx डॉट स्क्वायर एंड इनर्शिया फोर्स को लिखते हैं Fi से। ठीक है, तो मेरे पास हो गया स्प्रिंग के साथ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग फोर्स, और मास के साथ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और इनर्शिया फोर्स। थर्ड वन इज डैम्पर। अभी आप सिर्फ इतना समझे कि डैम्पर का काम है एक तरीके का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो डैम्पर में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट C से, C फॉर कोफिशिएंट। इसकी पूरी थ्योरी हम सेकंड यूनिट में करेंगे, अभी सिर्फ इसको कहीं अगर यूज हो जाए तो हम देख लें। दैट इज C, इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर। ठीक है, ये होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर, किसकी यूनिट, C की यूनिट। इसके साथ फोर्स होता है जो डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं, डैम्पर के साथ होता है आपका डैम्पिंग फोर्स।
and damping force is represented by FD, that is CH dot. अभी हम ये समझेंगे कि यहाँ पर damping force is directly proportional to X dot. Here spring force is directly proportional to X, that is deflection, and your inertia force is directly proportional to acceleration. So damping force CH dot, बहुत सिंपल यूनिट निकालना, फोर्स है तो न्यूटन और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, जैसे ही नीचे आए तो मीटर, ऊपर पहुंच गया सेकंड, याद करने की जरूरत नहीं है। अब डैम्पर में एनर्जी का क्या हुआ? डैम्पर में एनर्जी का एक लाइन होती है, डैम्पर डेसिपेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस एनर्जी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है वाइब्रेशन में, हम ये मानते हैं कि डैम्पर के साथ जो एनर्जी है वो डेसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अब समझने की बात क्या है जरा देखते हैं कि मास के साथ क्या हुआ। जैसे ही मैंने सिस्टम में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया, इधर देखिए, जैसे ही इस मास को मैंने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया, मास के साथ क्या होगा? अगर मैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स बात करूं तो क्या हो जाएगा? वहां पर इनर्शिया फोर्स एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा अभी हम देखेंगे। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बात करूं तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी। हम बुक्स में डेफिनेशन देखते हैं कि एवरी वाइब्रेटरी सिस्टम में भी हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लगता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम इस टाइप में देखेंगे कि जो मास है इट इज काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, मास इज काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस एंड स्प्रिंग इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। किसी भी फिजिकल सिस्टम को अगर मैं वाइब्रेटरी सिस्टम बोल रहा हूं और जब मैंने उसमें डिस्टर्बिंग फोर्स या एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स दिया या उसमें कोई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो भी मास है वो काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर लेगा और स्प्रिंग है वो क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेगा। बट अब आप कहोगे क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, दो कंपोनेंट एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, तो कौन सा कंपोनेंट है जो डेसिपेट करेगा? वो है डैम्पर। और किस फॉर्म में डेसिपेट करेगा? इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो एवरी वाइब्रेटरी सिस्टम में भी एनर्जी कंजर्वेशन लगता है। जैसे ही सिस्टम के इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब किया उसमें एनर्जी इंबैलेंस होता है। एनर्जी इंबैलेंस में काइनेटिक एनर्जी मास में स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो गई। अब ये एनर्जी स्टोर हुई तो इसे डेसिपेट कौन करेगा? उसे डेसिपेट करेगा डैम्पर। और मैंने पहले क्लास में बोला था एवरी सिस्टम इज नेचुरली डैम्प्ड, इसीलिए बोला था क्योंकि जब हम डैम्पर पढ़ेंगे आगे तो हमें पता चलेगा कि मटेरियल का स्ट्रक्चर खुद में डैम्पिंग प्रोवाइड करता है। तो ये क्या हो गया? एनर्जी कंजर्वेशन। स्प्रिंग इज एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ओ सॉरी, स्प्रिंग इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, मास इज काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस एंड डैम्पर डेसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहां पर क्या हो गया? मेरा एनर्जी प्रिंसिपल लग गया। तो ये सब चीजें हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि मैं इसका मैथमेटिकल मॉडल तैयार कर सकूं। मैथमेटिकल मॉडल कैसे तैयार होगा? क्योंकि किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जैसे कि वाइब्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे एक मैथमेटिकल मॉडल रेडी करना होगा। अब वो या तो इन टर्म्स ऑफ फोर्स होगा या इन टर्म्स ऑफ एनर्जी होगा। तो जब आगे क्लास में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि भैया कोई भी सिस्टम है उसमें मैंने अब पहचान लिया है कि स्प्रिंग क्या है, डैम्पर क्या है, मास क्या है और एक्साइटेशन फोर्स क्या है। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अब मैं सॉल्व करना चाहता हूं, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं या तो फोर्स का एप्लीकेशन लूंगा, तो फोर्स के हिसाब से स्प्रिंग में आपका आ जाएगा स्प्रिंग फोर्स, मास में आ जाएगा आपका इनर्शिया फोर्स, डैम्पिंग में आ जाएगा डैम्पिंग फोर्स। अगर आपका मन है नहीं सर मैं एनर्जी के फॉर्म में देखना चाहता हूं, तो स्प्रिंग में काइनेटिक एनर्जी, सॉरी स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी, मास में काइनेटिक एनर्जी और डैम्पर में इन द फॉर्म ऑफ हीट डेसिपेट करेगा। तो ये मेरे पास कुछ बेसिक मैथमेटिक्स और फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से मैं एक मैथमेटिकल मॉडल रेडी करता हूं। ठीक है, हमने देखा था अब जो सिस्टम हो गया कि वाइब्रेटरी सिस्टम, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है, किसी भी सिस्टम को देखना है, उसे मुझे वाइब्रेटरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो मैं इन तीन कंपोनेंट को ढूंढ लूंगा। उसके साथ अब मैं उसकी स्टडी करना चाहता हूं तो इनकी हेल्प से मैं मैथमेटिकल मॉडल रेडी कर लूंगा।
एक चीज और मैंने बताई थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्योरी ऑफ मशीन। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्यों मैं इसके बीच में ला रहा हूं, क्योंकि इसके आगे मुझे दो टॉपिक कवर करना है, स्प्रिंग इन सीरीज, स्प्रिंग इन पैरेलल। तो मुझे पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या समझते हो। तो मैंने वहां भी समझाया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन परफॉर्म बाय अ लिंक इन 3D स्पेस। 6 नंबर ऑफ मोशंस थे। यहां पर मैं आपको एक पेंडुलम की हेल्प से ये समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेंडुलम है, यहां से हम समझेंगे, ये स्प्रिंग को अभी कंसीडर नहीं करिए, सिर्फ पेंडुलम को कंसीडर कीजिए, ठीक है। दिस इज योर पेंडुलम। जैसा मैंने कहा था, सिंपल हार्मोनिक एक मोशन का बेस्ट एग्जांपल सिंपल पेंडुलम है। जैसे कि ये पेंडुलम है, कोई भी डैम्पर नहीं है, ये यहां से फिक्स्ड है। अब मैं इसको मोशन दे रहा हूं, लीनियर मोशन, मोशन दे रहा हूं इसको। तो जैसे ही मैंने इसको स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट किया, जैसे ही, तो ये देखिए इसके वर्टिकल एक्सिस के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। इसी को क्या बोल रहा था मैं, इसी को वाइब्रेशन बोल रहा था, ठीक है। और ये कैसे मूव कर रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये देखिए सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी इसके बाकी के 5 डायरेक्शन कंस्ट्रेंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, 1। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको इसके वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा, साथ में इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ये देखिएगा, देखिए, तो ये इस वक्त क्या कर रहा है, ये इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है, साथ में ये मोशन भी कर रहा है। तो कितने मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये 2 मोशंस परफॉर्म कर रहा है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, 2 हो गई है। वाइब्रेशन को समझने के लिए वर्टिकल मोशन के अबाउट, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये मोशन, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस, इसी को क्या बोल रहा हूं मैं, वाइब्रेशन बोल रहा हूं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में मुझे ये समझने की जरूरत है कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। पूरी वाइब्रेशन में अगर एक मास है पूरे सिस्टम का, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंगल होगी। ये मास का इंडिपेंडेंट मोशन है। अब आप कहोगे कि सर अगर एक स्प्रिंग की जगह 2 स्प्रिंग हो गए, एक डैम्पर की जगह 2 डैम्पर हो गए, तो उस केस में आप इनकी इक्विवेलेंट स्टिफनेस और इक्विवेलेंट डैम्पिंग कोएफिशिएंट फाइंड आउट करोगे। बट अगर मास एक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितनी होगी, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो आप बोल रहे हो अगर सर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, तो सिंपल भाषा में समझे, अगर उस सिस्टम के पास 2 मास है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, और अगर उसके इंडिपेंडेंट मोशन होने चाहिए बेटा। अगर उन दोनों मास के मोशन भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, देन अगेन इट इज अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। आगे चल के इसको डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इतना समझना है कि एक मास है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग आ गए तो हम क्या करेंगे, तो मैं आपको अभी यहां पर इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालना बताता हूं डैम्पर और स्प्रिंग की, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर 2 केस होते हैं। फर्स्ट वन इज योर स्प्रिंग इन सीरीज। यहां बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि जब भी मैं सीरीज की बात कर रहा हूं तो सीरीज में होता है एंड टू एंड कनेक्शन, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्शन। जैसे ये देखिए these 2 springs are in series, end to end connection। पहले का एंड खत्म हुआ, दूसरे का एंड स्टार्ट हुआ, then again थर्ड स्प्रिंग, फोर्थ स्प्रिंग, फिफ्थ स्प्रिंग। तो these are spring in series। बहुत सिंपल तरीके से समझे, एक स्प्रिंग खत्म हुआ, दूसरा स्प्रिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इससे एक मास, ठीक है। अब जैसे इस मास को मोशन दोगे, क्योंकि एक ही मास है, ये एक्सिस के अबाउट यहां पर आएगा और यहां पर आएगा, ऐसे। तो सिंगल मास, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। पर इन 2 का क्या करूं मैं, दैट इज K1 K2। इन 2 का क्या करूंगा मैं, 2 स्प्रिंग का, तो इसकी इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालूं। तो जब स्प्रिंग सीरीज में है और मान लो मैं इस मास को खींचना चाह रहा हूं, तो जो स्प्रिंग K1 में डिफ्लेक्शन आएगा प्लस जो K2 में आएगा। तो जब स्प्रिंग सीरीज में है तो नेट डिफ्लेक्शन दैट इज del will be equals to del 1 plus del 2।
और में इतनी देर से xx लगा दो और x विल बी इक्वल्स टू x1 प्लस x2। ठीक है, नाउ आपको पता है स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल्स टू k x, अगर फर्स्ट स्प्रिंग की है दैट इज k1 x1 एंड सेकेंड स्प्रिंग k2 x2, बट जो स्प्रिंग फोर्स है वो कैसा लग रहा है, वो सेम ही लग रहा है। सो स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू Fs इक्वल्स टू Fs1 इक्वल्स टू Fs2। स्प्रिंग फोर्स सेम है, डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो जब मैंने इस वाले में डिफ्लेक्शन वाले फॉर्मूले में पुट किया तो दैट x विल बी इक्वल्स टू x1 की जगह मैं यहां से पुट कर सकता हूं Fs1 अपॉन में k1 और प्लस x2 की जगह रख सकता हूं Fs2 अपॉन में k2, रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और इस x की जगह रख सकता हूं Fs अपॉन में k, दैट विल बी इक्वल्स टू Fs1 अपॉन में k1 प्लस Fs2 अपॉन में k2, क्योंकि Fs1 Fs2 और Fs बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये k दैट इज इक्विवेलेंट स्टिफनेस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन में k1 प्लस 1 अपॉन में k2। तो when spring in series equivalent stiffness is 1 upon में k1 plus 1 upon में k2। मैंने स्प्रिंग इन सीरीज, कंफ्यूज मत होइए रेजिस्टेंस से, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। बट अगर स्प्रिंग इन सीरीज है तो 1 अपॉन में k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन में k1 प्लस 1 अपॉन में k2। ठीक है, इसके बाद स्प्रिंग इन पैरेलल। सो स्प्रिंग इन पैरेलल के लिए अगर मैं देखूं नाउ spring in parallel, now parallel के केस में this is the case of parallel, मास से डायरेक्ट अटैच होना। सीरीज में क्या हो रहा था, एंड टू एंड कनेक्शन हुआ, एंड टू एंड कनेक्शन हुआ, मास एक ही स्प्रिंग के एक एंड से कनेक्ट होगा। जबकि पैरेलल के केस में क्या होगा, ये देखिए जितने भी स्प्रिंग है उनका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होगा, मास से। ऐसे केसेस को मैं बोलता हूं स्प्रिंग इन पैरेलल। जैसे मैं एक ही डिफ्लेक्शन दूंगा m में, दोनों में डिफ्लेक्शन क्या होंगे, इक्वल। जो नेट डिफ्लेक्शन है दैट इज इक्वल्स टू del 1 दैट इज इक्वल्स टू del 2, बट जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां पर स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल्स टू Fs1 प्लस Fs2। देखिए यहां पर Fs1 इक्वल्स टू Fs2, तो वहां से देखें तो स्प्रिंग फोर्स Fs को लिख सकता हूं मैं kx एंड Fs1 को लिख सकता हूं k1x1 प्लस Fs2 को लिख सकता हूं k2x2। ठीक है, k2x2। अब यहां से मुझे पता है x1 इक्वल्स टू x2 है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड k इक्विवेलेंट विल बी k1 प्लस k2। तो व्हेन स्प्रिंग इन सीरीज k इक्विवेलेंट विल बी 1 अपॉन में k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन में k1 प्लस 1 अपॉन में k2 व्हेन स्प्रिंग इन सीरीज k1 प्लस k2। ठीक है, तो दैट कम्स के मास एक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। और अगर मास एक से ज्यादा है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होगी। एक से ज्यादा स्प्रिंग है तो स्प्रिंग ज्यादा है तो मैं उसको इक्विवेलेंट स्टिफनेस में कन्वर्ट करूंगा, एक ही स्प्रिंग बचेगा, सीरीज में हो या पैरेलल में। और ऐसे के ऐसे ही सेम मेथड होता है डैम्पर में, तो यहां पर लिखवा देता हूं मैं। डैम्पर के केस में जब सीरीज में होगा तो सेम फॉलो होता है 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2। और जब पैरेलल में होगा then it is C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो डैम्पर अगर एक से ज्यादा है तो मैं उसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लूंगा, स्प्रिंग एक से ज्यादा है तो उसको इक्विवेलेंट में कर दूंगा। तो अब मेरे पास सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि किसी भी वाइब्रेटरी सिस्टम को पहले में ये एलिमेंट देखें, ठीक है, उसके बाद इनकी थ्योरीज करें, ठीक, क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, उसके बाद
देखूं कि सिर्फ एक ही मास है, वेल डन, एक ही मास हो गया। अब मैं इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग पे जा सकता हूं, क्योंकि मुझे स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग के साथ कौन सी एनर्जी है वो पता है, मास के साथ कौन सी एनर्जी है और मास के साथ कौन सा फोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखेंगे। थैंक यू।